साइकोडर्मेटोलॉजी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. मेरे पेपर पब्लिश हुए हैं इसके ऊपर. स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड द स्किन ऑफ द फेस इज द पासपोर्ट टू द सोसाइटी. देखिए ना, ये क्यों पासपोर्ट है टू द सोसाइटी? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती है आपकी इनर सेल्फ. आज आप मुझे खुश अगर नजर आ रही हैं तो मैं आपकी शक्ल देख के कहूंगा ना, आपके पाँव देख के तो नहीं कहूंगा आज बड़ी खुश लग रही हैं. खारिश होती है बंदे को. कई दफा बंदा बहुत खारिश करता चला जाता है. जिस दिन आप स्ट्रेस में होंगी, जिस दिन आपको डिप्रेशन होगा किसी भी चीज का, तो आप लग जाएंगी यूं खारिश करने. उस दिन बंदा सोचता है डिप्रेशन में है, कई दफा यूं कर रहा है, सर खुजाने लग जाता है. ये भी साइकोडर्मेटोलॉजी में है. हल्के पड़ जाते हैं आंखों के नीचे, डिप्रेशन है, रात को नींद नहीं आती. मरीज मेरे पास आते हैं, पूरी पूरी रात औरतें जाग रही हैं, मोबाइल पे लगी हुई हैं, क्या हो रहा है? दैट इज साइकोडर्मेटोलॉजी. अब बच्चे स्ट्रेट एज ले रहे हैं, A+ 8 आ रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज दाखिला नहीं मिलता. किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में जो लास्ट मेरिट जाता है बच्चे का 92%, यानी 99% वाला पहला तो 92% काम हो गया. सुइसाइडल टेंडेंसीज क्यों बढ़ रही हैं आजकल? किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में मैं जब पढ़ता था तो हर साल 2-3 बच्चियां सुइसाइड करती थी हॉस्टल में. ऊपर से छत से गिरती थी और सुइसाइड करती थी. क्या रीजन है? रीजन उसकी ये है कि सुइसाइड क्यों लोग, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डेस्परेशन, जॉबलेसनेस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, महंगाई इतनी हो गई है, इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, आम बंदा नहीं उसको मीट कर सकता. अब आप आजकल अपने मुलाजिम को जो 10 साल 15 साल पहले 5,000 देते थे, अब 25,000 देना पड़ता है उसको पर मंथ. 3 वक्त का आपको खाना देना पड़ता है. सबसे बड़ी बात है जिल्द के ग्लो करने के लिए, व्हेन यू आर साइकोलॉजिकली एंड मेंटली हेल्दी, तो आपके तो चेहरे पे पता चलेगा. मैं जब हम किसी की बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके जिस्म को देख के नहीं करते, या उसके पाँव को, हाथ को, इसको देख के करते हैं ना. तो एक अगर बंदा मेंटली सेटिस्फाइड है. हमारी नानियों दादियों को क्यों नहीं हेयर्स होते थे? क्योंकि उन्होंने कभी गोरा करने वाली क्रीमें नहीं लगाई. हम जो खा रहे हैं, अच्छा ये जो चिकन हम खाते हैं, ये ब्रॉयलर चिकन, उसमें स्टीरॉयड के टीके लगाए जाते हैं, ठीक है ना, उसको हेल्दी करते हैं चिकन को. तो क्या होता है, वो स्टीरॉयड जब अंदर जाता है, लड़कियां बहुत हेरी हो जाती हैं. हर लड़की हेरी है, एग्जैक्टली. लड़कियां हैवी हो जाती हैं, हेरी हो जाती हैं, फिर उनके रिश्ते नहीं होते, फिर उनके लेजर करो. यहाँ पे हम डॉक्टर सदाकत के साथ काम करते हैं. सदाकत क्लिनिक का नाम है, विलिंग वेज का काम है. He has been working all his life about addiction, chemical addiction, drugs, alcoholism. Do you think that is also a big problem and it is causing some health problems as well? Certainly. आजकल जितने मैं ड्रग्स के, आप लोग तो यहाँ एडिक्शन सेंटर में देख रहे हैं, मेरे पास तो इस वक्त मैं नाम नहीं ले सकता उस यूनिवर्सिटी का जहाँ से वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़, बच्चियाँ ड्रग्स के साथ आ रही हैं मेरे पास. उस यूनिवर्सिटी में दे आर ऑन ड्रग्स, और वो फिर रीहैब सेंटर में भी जाती हैं बच्चे बच्चियाँ. तो मेरे पास क्यों आती है? आप सोचेंगे कि ये तो आपके पास आना चाहिए. डर्मेटोलॉजिस्ट के पास क्यों आती है? जो ड्रग लेता है, उस ड्रग के साथ, आप तो खुद माशाल्लाह यहाँ काम करते हैं, आपने देखा होगा, ड्रग्स अगर रेगुलर ली जाएं, जिनसे एडिक्शन होती है, डिफरेंट ड्रग्स, उनसे आपकी कलर चेंज आती है बॉडी की. एडिक्शन के साथ आप तो देखती हैं, आप सब लोगों का यहाँ तजर्बा भी है, साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत आ जाती हैं. एकदम बंदा एग्रेसिव हो जाता है जो एडिक्ट होता है. अगर उसको ऑब्वियसली वो हैंगओवर तो होता है, वो ना मिले, लेकिन अगर वो रिहैब में भी हो तो उसको स्किन पे बहुत मसले आते हैं. ये पिगमेंटेशन आ जाती है, इधर स्किन पील ऑफ करने लग जाती है उसकी, हाथ में और पाँव में उसके फंगस हो जाती है. जितनी भी हमारी अंदरूनी बीमारियां हैं, आपका लिवर खराब है, आपका हार्ट का मसला है, किडनीज का मसला है, वो आपको स्किन के ऊपर नजर आ जाता है. सिमिलरली अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक खातून की खराब है, चेहरे पे एक्नी आ जाती है. उस बच्ची को पीरियड्स का मसला है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं, तो वो बच्ची क्या कहेगी, वो उसके पूरा चेहरे पे कील भरे होंगे. ये मैं तजर्बे की बातें बता रहा हूँ. आप तीनों का में से बहुत जूनियर है, तो मेरा तो सारी जिंदगी का तजर्बा है. जो मुझे लोग जब भी बच्चा सोना होए, बिल्कुल अपने मामे थे गया है, ते पैड़ा होए या ताई काला है. मैं सबसे बड़ी बात है आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, जो लोग यहाँ सारा प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डॉक्टर सदाकत साहब का, कि आपने मुझे मुलाकात हो रही है. और हमारी खुशकिस्मती है कि आजकल हमने जो नया सिलसिला शुरू किया है उसको आपको बहुत मकबूलियत हासिल हुई है, और आपकी मुलाकात हम पाकिस्तान के बेस्ट डॉक्टर से करा रहे हैं. और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम हमारे स्टूडियोज़ में
प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आतिफ हसनैन काज़मी, द फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट, माहिर जिल्द, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। वैसे तो बहुत से लोग आपसे वाकिफ़ हैं, चौथी दिहाई में शायद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 4 decades इन डर्मेटोलॉजी। आपके वालिद भी फेमस एमिनेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शब्बीर। तो हम सब ये जानना चाहेंगे आपके मुतालिक, आजकल आप किस मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और फिर पीछे हम जाते जाते और भी पूछेंगे कि कहाँ कहाँ आपकी वाबस्तगी रही। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जिस तरह मेरा तारफ़ कराया, तो थोड़ा सा इससे पेशतर के मैं बताऊं मैं क्या हूं। आज मैं जो भी हूं अपने वालिद की दुआओं की वजह से हूं, वालिद वालदा, और उसके बाद ऑब्वियसली मेरी वाइफ जो फैसिलिटेट करती है आपको करियर में, लेकिन पहले पेरेंट्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि माशाल्लाह जब से मैंने ग्रेजुएट किया किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से, तो तब से अल्लाह ताला ने जितनी इज़्ज़त दी, जितना अल्लाह ताला ने मुझे हर शोबे में, डर्मेटोलॉजी में मैं जिस जगह गया, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की, जहाँ पढ़ा, वहाँ मुझे इतना अल्लाह ताला की तरफ से पुश मिलता रहा। ये कोई गैबी ताकत थी एक। और मेरा बड़ा ईमान है कि आप जो भी दुनिया में जो भी कर लें, मेहनत करें, जो करें, जब तक ऊपर से ग्रीन सिग्नल नहीं होता, आप कुछ सक्सेसफुल नहीं हो सकते किसी भी शोबे से। आजकल मैं किंग एडवर्ड से मैं रिटायर हुआ, एंड वहाँ से रिटायर होके अबाउट 3 years ago मैं वहाँ एज रजिस्ट्रार एंड प्रो चांसलर एंड प्रोफेसर एंड हेड, कोई 41 साल 35-40 साल की नौकरी मेरी सारी। उसके बाद आजकल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसमें हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट हूँ, डीन हूँ PGMI का, और पिछले कोई 3 साल से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। तो ये बताइए कि आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग करियर में आपने अपनी स्कूलिंग का आगाज़ कहाँ से किया, और फिर कॉलेज और किंग एडवर्ड्स का तो आपने बताया। मैं स्कूल सेंट एंथनीज हाई स्कूल है लाहौर में, बड़ा पुराना और मशहूर, तो 10 साल मैं सेंट एंथनीज में रहा। उसके बाद मैंने मैट्रिक किया, फिर मैं FC कॉलेज में आ गया, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज। उन दिनों में मैंने जब FC में था तो अभी वो नेशनलाइज नहीं हुआ था, तो फिर FSC की वहाँ से, और अल्लाह ने इतने अच्छे नंबर दे दिए कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। तो किंग एडवर्ड में जब दाखिला मिला तो सबसे मुश्किल चीज़ ये थी कि वालिद मेरे तब वहाँ एज प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे स्किन के, और वालिद के होते हुए रहना, मैं कोई गड़बड़ नहीं कर सकता था। बंदा जवान होता है, बहुत कुछ करने को दिल करता है उस वक़्त, वो सब खबरें उन्हें मिल जाती थी। तो बस वालिद के साथ रहना, उनके साथ वहाँ, फिर मैंने KE में, मैं स्पोर्ट्समैन भी था, मैं बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर था, मैं क्रिकेट का कैप्टन था, मैंने स्पोर्ट्स बहुत खेली हैं, और मैं सिंगर भी था, गाना गुना भी गा ले, जवानी की बात, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ। मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट हुआ। मुझे एक शौक़ था पॉलिटिक्स का, अगर मैं शायद डॉक्टर ना बनता तो मैं आज पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ होता। मैंने फिर MBBS किया किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से 1980 में, 1980 में, यानी 2020 से 40 साल हो गए MBBS किए, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई इसी में ही। फिर मैंने MBBS किया, उसके बाद मैंने एक डिप्लोमा किया, MCPS कहते हैं, डर्मेटोलॉजी, पाकिस्तान से। मेरे वालिद हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और डांट बहुत पड़ती थी। जब मैं वालिद के साथ क्लिनिक किया करता था खड़ा होके शाम को, तो मेरी वालदा ने उनको कहना, मेरे वालिद को, कि जे हुण मैनू पता चलिया कि मेरे पुत्र नूं तुसीं डांटिया है, तो मैं इनू उत्थों कढ़ लवांगी, मैं आपे ही अपने पुत्र नूं किसी फील्ड में लै जावांगी, मैं स्किन विच नहीं इनू आन देंगी। अम्मी ने थ्रेट करना। खैर वो तो अल्टीमेटली मेरा इंटरेस्ट हुआ डैडी के साथ बैठ के। मुझे लोग पूछते हैं आप डर्मेटोलॉजी में क्यों आए, मेरे वालिद ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया था, लेकिन हम जब खाने की टेबल पे बैठते थे, जब हम कोई बातचीत करते थे, तो स्किन के इशू होते थे सारे। अब हर वक्त डैडी बात कर रहे होते थे, आज मैं उन्होंने देखा, आज उसको ये देखा, आज उसकी स्किन को ये हो गया, तो वो एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर मैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग था, अपने वालिद के साथ ही उन्हीं के डिपार्टमेंट में, मैं उनका हाउस अफसर था, मैं उनका रजिस्ट्रार था, वालिद मेरी ACR लिखते थे। अब वालिद के होते हुए वहाँ राउंड पे भी डांट पड़ती थी। बड़ा, आपको मैं ये समझता हूँ कि जब आपके वालिद आप ही के डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो और आप वहाँ काम करते हो अपने वालिद के नीचे, तो बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू वर्क, क्योंकि आपने एक रोल मॉडल बनना होता है
बाकी जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको ये दूसरे स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि मैं वालिद की कोई एडवांटेज ले रहा हूँ। तो बस वो फिर मैंने बड़ी मेहनत की, MCPS किया, फिर मैं अमेरिका चला गया, वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में, वहाँ मैंने इंटर्नशिप की डर्मेटोलॉजी में, वो सर्टिफिकेशन ली। फिर मैं लंदन आ गया, फिर मैंने वहाँ एक डिप्लोमा, फिर बैंकॉक चला गया। बैंकॉक में एक वेनेरियोलॉजी का, डर्मेटोलॉजी के साथ अमराद मखसूसा को भी हम लोग डील करते हैं। अगर आप कभी पढ़ें तो हमारे आगे लिखा होता है माहिर अमराद जिल्द व अमराद मखसूसा और जिनसी अमराज। तो जिनसी अमराज का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, हर्पीज, ये भी हमारे डोमेन में आती हैं। फिर वो बैंकॉक में 1 साल का था। तो बस फिर मैं वापस आया, तो आकर फिर मैंने MD की यहाँ से, वो डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन कहलाती है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। तो जो सबसे बड़ी बात है मेरे करियर में कि मैं यंगेस्ट एवर था इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान टू बी प्रमोटेड एज प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी। फिर मैं उसके बाद किंग एडवर्ड में एज असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोट हुआ, एसोसिएट होके मैं अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज चला गया, वहाँ ही मैं प्रोफेसर हो गया। 8 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। फिर मेरी पोस्टिंग हो गई फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज जो ख़वातीन का है, 8-10 साल मैं वहाँ रहा। उसके बाद फिर मैं वापस किंग एडवर्ड आ गया, मेरा अल्मा मैटर जो मेरे वालिद का था, और वहीं से फिर मैं रिटायर हुआ। मीडिया जो है उसमें भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, और आपने जो फेमस एक हाउस है डेप्लेक्स, उसमें जो मुसरत मिसबा साहिबा हैं उनके साथ एक ड्रामा में भी काम किया। इसके मुतालिक थोड़ा बताइए। बात, मैंने जब पहला वो इलेक्शन कंटेस्ट किया किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव और बाद में फिर सेक्रेटरी का, तो उसमें 300 बच्चे की क्लास के आगे बोलना पड़ता है। तो मैं शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करता होता था एक्सटेम्पोर बोलने की। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, मैं इससे पढ़ नहीं सकता, मुझे एक्सटेम्पोर। तो वो मैंने जब वो इतनी प्रैक्टिस की, मैंने इलेक्शन जीते और सारा, तो मेरा वो एक इनहेरेंट मेरे में ऐसी चीज़ बन गई। मैंने जब प्रोग्राम शुरू किए तो कि PTV उस ज़माने में होता था, और वो PTV के अलावा ये चैनल कोई नहीं होते थे, तो PTV पे न्यूज़ आती होती थी इंग्लिश की। तो मैंने इंग्लिश न्यूज़ को भी पढ़ा हुआ है। और एक दफ़ा जब मैंने पढ़ी इंग्लिश न्यूज़, तो मेरे वालिद ने देखा मुझे कि मैं इंग्लिश न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, तो अगले दिन वो धुलाई हुई कि तुम इधर मीडिया में कहाँ चले गए, तुम्हारा क्या काम है मीडिया के साथ, मैंने तुम्हें डॉक्टर बनाना है, तुम उस तरफ तुर पड़े हो। तो बड़ा झाड़ा झूड़ा। खैर, तो मैंने वो इंग्लिश न्यूज़ भी पढ़ी हुई है। फिर मैं अपना एंकर रहा बड़े प्रोग्राम पे, बड़े प्रोग्राम मैंने किए जितने, अब तो जितने चैनल इतने बन गए हैं, तो अब तो वर्चुअली हफ्ते में 1-आध दफ़ा मुझे जो वो, बल्कि मुझे एक्सक्यूज़ करना पड़ता है कई दफ़ा कि जी मेरे पास सॉरी टाइम नहीं है, तो नहीं तो मैंने इतने। और उसमें फिर डेप्लेक्स में मुसरत मिसबा बहुत मशहूर हैं यहाँ, उनके साथ मेरी बहुत पुरानी एसोसिएशन है। तो वहाँ हमने वो एक, उनमें मैं बात कर रहा हूँ ये 20-25 साल पुरानी, तो एक छोटा सा एक ड्रामे का सीन था। उसमें उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर आतिफ इसमें आप ही कौन है थे, आप हैं ही डॉक्टर। तो वो डॉक्टर का सीन था। तो मैंने कहा भाई मैं तो वो नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आप माशाल्लाह कॉन्फिडेंट हैं। तो वो तब वो भी किया उसके साथ उस ड्रामे में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मैं ये समझता हूँ आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात। ये किताबें पढ़ने से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये मैं साफ बताऊं, मैंने कितनी किताबें, मैंने आपको बताया था शायद कि 6 किताबें मैंने डर्मेटोलॉजी पे लिखी हैं। 50 से ज़्यादा मेरे पेपर, आज तक पाकिस्तान में किसी ने इतनी किताबें किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने नहीं पब्लिश की। सबसे ज़्यादा मुझे क्रेडिट जाता है। तो मैंने वो की, शौक़ था बड़ा पढ़ने का, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने, और मैं ऑडिटर भी रहा हूँ, मैं डिबेटर भी रहा हूँ FC कॉलेज में। तो वो फिर जब खड़े हो जाना, तो फिर वो कहते हैं ना धक्के दे के लाना पैंदा सी मैनू, वैसे मैं नहीं उतरता था। ये बताइए कि 6 किताबें आपने डर्मेटोलॉजी पे लिख दी, तो मुड़ वही गल्ला, डर्मेटोलॉजी तो वही है, तो 6 किताबें क्यों लिख दी? 6 किताबें इसलिए लिखी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं 4th ईयर 3rd ईयर फाइनल ईयर में, आप तो जानते हैं, उनके बच्चों के लिए वो ही किताब है। उनको लेटेस्ट नेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अंडर ग्रेजुएट के हैं। उन्होंने किताब पढ़नी और किताब पढ़ के उन्होंने इम्तिहान देना है। 1-आधा सवाल होगा, 2 सवाल होंगे डर्मेटोलॉजी के, कुछ MCQs होंगे। जब बंदा पोस्ट ग्रेजुएट करता है तो उस वक्त आपको यू हैव टू अचीव दैट हाईएस्ट लेवल इन दैट डिसिप्लिन और सब्जेक्ट।
और वो उसके लिए देन यू रिक्वायर रिसर्च पेपर्स, देन यू रिक्वायर नेट एंड गूगल टू सर्च व्हाट इज अराउंड यू एंड व्हाट यू वांट। तो इसलिए किताबें किस लिए लिखी जाती हैं ये भी मैं आज बताता चलूं। लोग कहते हैं जी किताबों का जमाना खत्म हो गया, मैं कहीं एग्री नहीं करता। ये जो ये कहता है वो गलत कहता है, उसको पता ही नहीं है कि एजुकेशन क्या होती है। किताब के बगैर कोई एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती। ये स्मार्टफोन में मैं भी खोलूं नेट पे सारी दुनिया सिमटी हुई है, अपने आप फोन अभी खोलें दुनिया सिमटी हुई है। लेकिन जो किताब आपको बेसिक टीच करती है, जब आपके सामने पड़ी होती है और आप वर्का उल्टते रहते हैं बार बार, लेटते हुए, उठते हुए, खाते पीते हुए, वो जो चीज यहाँ एंटर हो जाएगी आपके दिमाग में, कंप्यूटर में, वो कभी नहीं निकलेगी। और एक बात मैं और बताता चलूं कि सबसे ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट्स डर्मेटोलॉजी में मैंने निकाले हैं पूरे पाकिस्तान में। एफसीपीएस, एमसीपीएस डर्मेटोलॉजी और एमडी, सबसे ज्यादा जो बच्चे अब तक पास हुए वो सारे मेरे ट्रेनीज हैं। डर्मेटोलॉजी की बातें जैसे आपने कहा कि देख देख के फोटोग्राफिक मेमोरी और फिर उसको देखना कि ये क्या चीज़ है, उसका डीडी बनाना, तो उसमें तस्वीर जो है आप फिर बाहर से लेते हैं या आपके अपने रिकॉर्ड्स? नो, मेरी जितनी पब्लिकेशन है, बल्कि मैं प्रेजेंट भी करूंगा, आई विल गिव इट टू यू, कोई भी गोरी स्किन नहीं है। मेरे जितनी एटलस ऑफ डर्मेटोलॉजी मैंने बनाई, सारी हमारी लोकल स्किन, हम लोगों की अपनी बीमारियां, हमारी बीमारियां। कोई आपको गोरी, देखिए ना, आप जब एक किताब पब्लिश करते हैं तो आप कोई कॉपी पेस्ट नहीं करते उठा के चीजों को, आप कोई चीजें फोटोशॉप नहीं करते, आप चीजें चुरा नहीं लेते। रिसर्च का क्या मतलब है, किताब लिखने का क्या मतलब है, आर्टिकल का क्या मतलब है? मैं सारे मेरे अपने क्लिनिकल पेशेंट्स हैं, हमारी अपनी स्किन है। किसी को एक्जिमा है तो हमारी स्किन है, किसी को सोराइसिस है हमारी स्किन है, एक्नी है हमारी स्किन है। नेवर एवर बार का वही तो रिसर्च है आपकी, वही तो किताब है। तो फिर फायदा क्या हुआ कि वहां से किताबें लेके गोरों की फोटोज लगा के तो मैं कहूँ कि जी मैंने बड़ी अचीवमेंट है मेरी। आई डोंट डू दैट। अच्छा, साइकोडर्मेटोलॉजी के बारे में क्या बात करेंगे? साइकोडर्मेटोलॉजी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मेरे पेपर पब्लिश हुए हैं इसके ऊपर, मैं बाहर इंग्लैंड में, अमेरिका में इतने पेपर पढ़ चुका हूँ साइकोडर्मेटोलॉजी के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि साइकोडर्मेटोलॉजी इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नाउ डेज। मैं ये मरीज को कहता हूँ, तुम्हारा मैंने अभी, हम जब प्रोग्राम अभी ब्रेक थी तो मैं कहता था स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड द स्किन ऑफ द फेस इज द पासपोर्ट टू द सोसाइटी। देखिए ना, ये क्यों पासपोर्ट है टू द सोसाइटी? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती है आपकी इनर सेल्फ। आज आप मुझे खुश अगर नजर आ रही हैं तो मैं आपकी शक्ल देख के कहूंगा ना, आपके पाँव देख के तो नहीं कहूंगा आज बड़ी खुश लग रही हैं। खारिश होती है बंदे को, कई दफा बंदा बहुत खारिश करता चला जाता है। जिस दिन आप स्ट्रेस में होंगी, जिस दिन आपको डिप्रेशन होगा किसी भी चीज का, तो आप लग जाएंगी यूं खारिश करने। उस दिन बंदा सोचता है डिप्रेशन में है, कई दफा यूं कर रहा है, सर खुजाने लग जाता है। ये भी साइकोडर्मेटोलॉजी में है। हल्के पड़ जाते हैं आंखों के नीचे, डिप्रेशन है, रात को नींद नहीं आती। मरीज मेरे पास आते हैं, पूरी पूरी रात औरतें जाग रही हैं, मोबाइल पे लगी हुई हैं, क्या हो रहा है? दैट इज साइकोडर्मेटोलॉजी। सोचती चली जा रही हैं, एंग्जाइटी है। तो जो साइकोडर्मेटोलॉजी है उसका बड़ा बड़ा रोल है आपके चेहरे पे, ये रिफ्लेक्ट करता है आपको। अब मैं लेजर करता हूँ, मेरे पास 25-30 साल की लड़की आती है और उसकी झुर्रियाँ पड़ी होती हैं माथे पे, ये डबल इधर से चेन। मैं उसको कहता हूँ 25-30 साल की बच्ची, मैं कहता हूँ तुम उम्र 30 साल, एक बच्चा है जी मेरा छोटी, ये क्या हुआ? कि जी मुझे स्ट्रेस बहुत है। एक तो जेनेटिक होता है, जेनेटिक भी होता है, जेनेटिक के साथ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बड़ा जरूरी है। अगर उसको हर वक्त स्ट्रेस में रखा जा रहा है, औरत हो या मर्द हो, एक मर्द कमाने वाला है, उसके घर में उसका गुजारा नहीं हो रहा, 2 बच्चे हैं, बीवी है, उसके पास रिसोर्सेज इतने नहीं है, बीवी की डिमांड्स बहुत हैं, तो बंदे ने जल्दी ढल जाना है। सो साइकोलॉजिकल साइकोडर्मेटोलॉजी, हम इसको कहते हैं साइकोकुटेनियस डिसऑर्डर। साइको का मतलब साइकाइट्री, कुटेनियस का मतलब स्किन। सो साइकी एंड स्किन, इनका बहुत बड़ा मेजर रोल है। मैं पूछना चाहती थी कि आपकी हॉबीज में क्या है, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा काम, और आपने बड़ी जल्दी एज में काफ़ी अचीवमेंट्स की, तो अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से ठीक रखते हैं? क्या चीज़ें आप वो करते हैं इसके वजह से आप थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं? मैं बहुत सोशल आदमी हूँ। मैं जिमखाना क्लब का नाम सुना हुआ है आपने? मैं पिछले 20 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ उसके। और मैं जिमखाना क्लब का हमेशा लड़ता हूँ, जीतता हूँ, कन्वीनर हूँ, चेयरमैन हूँ।
कामरान अशारी साहब का नाम आपने सुना होगा, वो मेरे चेयरमैन हैं और उनके साथ जिमखाना क्लब मेरी एक आउटिंग है कि जिमखाना क्लब में मेरी सोशल लाइफ है और बीइंग ए क्लब मेंबर वहाँ सारी एलीट आती है, उनके साथ उठना बैठना गपशप ये वो। स्पोर्ट्स का मुझे बहुत शौक, क्रिकेट का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्रिकेट खेलता भी, अब तो खैर क्रिकेट नहीं खेलता लेकिन जब खेलता था बहुत खेलता था, तो स्पोर्ट्स का शौक है। ट्रैवलिंग का मैंने आपको शायद बताया था ब्रेक में कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और ट्रैवलिंग का इसलिए अब तो ये शौक है जब मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें मैं अपनी बीवी को साथ ले जाता हूँ और फिर वहाँ घूमने फिरने का शौक है, एक्सप्लोर करने का शौक है, पूरी दुनिया को देखने का। तो वो मैं ये करता होता हूँ कि मैं अपना टाइम ज़रूर ऐसा निकाल लेता हूँ छुट्टियों में जब मेरी कोई कॉन्फ्रेंस होती है कि अपनी फैमिली के साथ चला जाऊँ। माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटी है, तीनों बेटे मैरिड हैं, तीनों बहुएं डॉक्टर हैं। अच्छा। 2 बेटे डॉक्टर हैं, तो सारे, एक इंग्लैंड में कंसल्टेंट है, वो भी इंग्लैंड में डर्माटोलॉजी में कंसल्टेंट है मेरा बड़ा बेटा, ही इज़ इन कैंटरबरी, एक जगह कैंट में है, वो वहाँ का हेड है। तो बहू मेरी कोई काम नहीं, वो डॉक्टर बच्चे पैदा करके बस बच्चों को देखती हैं। तीनों बहुएं, मैं उनसे बहुत तंग हूँ, वो आगे नहीं पढ़ती, उनको पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ तो बेटा पढ़ा करो, तुम डॉक्टर हो, फिर फ़ायदा क्या, BA पास लड़की से शादी कर लेती, या भाई डॉक्टर से का मतलब आगे पढ़ो। खैर वो बच्चों को लुक आफ्टर करी। मेरी एक बेटी है, वो भी A लेवल्स में है, तो बेटी सबसे छोटी है। अच्छा। वो बड़ी मनतो मुरादों की बेटी है, अच्छा। क्योंकि जब मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हुए तो मुझे बेटी का बहुत शौक था, बहुत शौक था कि मेरे घर बेटी हो और मैं बेटी से प्यार, और बेटी का प्यार जो होता है वो ज़रा एक डिफरेंट होता है। तो फिर 14 साल के बाद, मेरे लास्ट बेटी की उम्र 14 साल थी जब मेरे घर में बेटी हुई, माशाल्लाह। और वो अब बेटी, वो पंजाबी में कहते हैं लाडो है घर की, तो वो हमारा साथ देती है। तो आप फरमा रहे थे कि अगर मैं गलत नहीं समझा, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि जब भी बाहर जाएं, दौरों पे जाएं, ममालिक में जाएं, तो उसमें अगर हज उम्रा ज़ियारतें हों तो वाइफ को साथ लेके जाएं, वरना अकेले जाएं। ये जिमखाना क्लब के लोग बहुत शरारती हैं, तो वो मुझे मजाक करते हैं कि यार टिफ़िन कैरियर साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है बाहर, रोटी जब बाहरों रोटी खा ना ली। मिलती बाहरों खाओ जाके। अच्छा, मुझे वो कहते हैं टिफ़िन कैरियर शुड ओनली बी कैरिड फॉर उम्रा एंड ज़कात एंड हज एंड उम्रा एंड ज़ियारतों के लिए। तो बेगम जो होती है वो मुझे मजाक करते हैं कि वो होनी चाहिए हज के लिए, उम्रा और ज़ियारतों के लिए। और जब भी आतिफ तो तेरे तो पता करो, तू बीवी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बाहर गया होना यार, ते तू हज करन जाना है अमेरिका ते विलायत, उत्थे भी हज होंदा है। तो मैं उनको कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आई फील वेरी कंफर्टेबल विद माई वाइफ। कि कांस्टेंट सपोर्ट रही है आपकी सारी जी, मैं मतलब ऑब्वियसली वाइफ के साथ। और शॉपिंग का बहुत शौक है, बेगम को भी मुझे भी, विंडो शॉपिंग भी करनी, वैसे भी घूमना फिरना, बाहर खाने खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं बेगम साहब को अपने साथ रखता हूँ। हम मज़ीद बात करेंगे, प्लीज़ हमारे साथ रहिए राइट आफ्टर द ब्रेक।